अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा आपके? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इकरा ताहिर बात कर रही हैं। जी मैम। इकरा ताहिर आपकी क्लास में जो सीआर है वो कौन है या क्या रोल नंबर है इसका? मैम 60+ में है उसका, आई थिंक सो। मैम मुझे कंफर्म नहीं है उसका रोल नंबर। अच्छा अच्छा, कंफर्म नहीं, चलिए कोई नहीं। लास्ट टाइम आप कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक स्पेसेस, ठीक है। ये डिस्क्रीट मैट्रिक कर ली थी हमने क्लास में, है ना। और जी कशिश मैम। इनक्वालिटी भी हो गई थी। मैम ये आपने 47 तक बोले थे, पेजेस पढ़ के आने हैं। अच्छा, 44 से लेकर 47 तक पढ़े हैं आप लोगों ने? यस मैम। कोई चीज जी पूछने मैम। वाली समझ आई इसकी? बोलिए जी कि मैम। किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो इसमें से? चल ठीक है। ये कशिश इनइक्वालिटी एक लेमा है जिसमें दो एक एन टुपल एलिमेंट्स लिए गए हैं और उनके दरमियान की जो है ना, इन दोनों एलिमेंट्स का, यानी कहने कि जो प्रोडक्ट है ना दो पॉइंट्स का, आर एन या सी एन के ये पॉइंट्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है उस पर ही ये सारी जो है ना स्टेटमेंट है कि किस तरह से उसका प्रोडक्ट जो है वो इनइक्वालिटी ये वाली प्रूफ करेगा, कशिश इनइक्वालिटी। इसमें सबसे पहले तो ये अज्यूम कर लिया कि एक्स इज नॉट जीरो, वाई इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाते हैं तो क्या होगा? अगर एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो, तो इसका मतलब एक्स जो है जीरो टुपल एलिमेंट होगा, ठीक है। वाई भी एक जी जीरो मैम। टुपल पॉइंट या एलिमेंट होगा, किसका? सी एन या आर एन का, ऐसा ही हो जाएगा। यस फिर मैम। जब आप एक्स और वाई को प्रोडक्ट करते हैं तो ये अगर जीरो एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसके सारे कंपोनेंट जीरो हैं। सारे जी कंपोनेंट मैम। जीरो हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी जीरो होगी, समीशन भी जीरो होगा, ठीक है। राइट साइड पे आप देखें कि ये सारे प्रोडक्ट, ये जो कंपोनेंट्स हैं एक्स के और वाई के, अगर जीरो हैं तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा? जीरो। लेफ्ट साइड पे भी जीरो। यस मैम। तो इक्वालिटी प्रूफ हो जाती है। आपने क्या प्रूफ करना है? लेस देन इक्वल टू। तो इक्वल तो हो जाता है, अगर ये जी एक्स मैम। और वाई जीरो हूं तो ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये नॉन जीरो हूं तो आप इसको, इसकी इनइक्वालिटी को कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दो रियल नंबर्स लिए गए, ए आई और बी आई। किस तरह से उनकी सेटिंग की हुई है जी? किस तरह से सेटिंग की हुई है? एक्स आई मॉड स्क्वायर ओवर ये सारा समीशन है इन्हीं कंपोनेंट्स की, जो स्क्वायर वैल्यूज है ना इसके, मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर है उसको सम अप किया हुआ। इसी तरह से बी आई है, वाई आई मॉड स्क्वायर ओवर ये सम है। ए आई एंड बी आई आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्यों है? मैम मोड की वजह से। मॉड की वजह से ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। यानी अगर आप a1 फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x1 मॉड स्क्वायर ओवर, और देखें x1 मॉड स्क्वायर है और ये जो आपने सारे अपने लिखा ना ऊपर, ये जो पॉइंट x है ये भी नॉन जीरो है, पॉइंट y नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है कि ये n टुपल में सारे के सारे कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे। मतलब n माइनस ये क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा, सही है ना। तो इस तरह से ये को डिफाइन करने के लिए सपोज कर लिया कि x भी नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि अगर n टुपल जो है वो नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि उसके सारे के सारे कंपोनेंट एट अ टाइम यानी जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ऐसा है तो फिर ए आई भी डिफाइन हो सकता है, बी आई भी डिफाइन हो सकता है, और ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव होंगे, मॉडुलस वैल्यूज। देयरफॉर क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जो है वो अरिथमेटिक मीन से लेस होता है ना, दो रियल नंबर्स का, जी दो मैम। पॉजिटिव रियल नंबर्स का।
ठीक हो गया। तो ये इसके बाद बस आप नेक्स्ट क्या किया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ ये इसमें पुटिंग कर दी ज्योमेट्रिक मीन में और इसके अरिथमेटिक मीन में है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई AI BI को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पे ये जो क्वांटिटी है ये आ जाएगी। ठीक है, राइट साइड पे इनका क्या है, अरिथमेटिक मीन है। समिंग दीज इनइक्वालिटीज एज I वेरी फ्रॉम 1 to n, तो इनको बारी बारी पहले I इज इक्वल टू 1 लिया तो एक टर्म आ जाएगी आपके पास, एक इनइक्वालिटी आ जाएगी ना, क्या x1 y1 मॉड ओवर दिस लेस देन इक्वल टू मॉड स्क्वायर ओवर दिस। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू 1 के लिए, इसी तरह से i इज इक्वल टू 2 के लिए एक और इनइक्वालिटी आ जाएगी, i इज इक्वल टू 3 के लिए एक इनइक्वालिटी आ जाएगी। इस तरह से आपके पास कितनी इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, n इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप वेरी करते हैं i को 1 to n इनइक्वालिटीज को अगर आप सम अप करते हैं, सारी n इनइक्वालिटीज को सम करते हैं तो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, इसी तरह से राइट की ऐड हो जाएंगी और लेस देन बरकरार रहेगी। यानी ये जो इनइक्वालिटी लेस देन का सिंबल है ये बरकरार रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कोई किसी से ग्रेटर हो रही है। ठीक है, तो जब इनको सम कर लिया तो आप ये रिजल्ट पे आ जाए, 1 हो जाएगा कैंसिल होके, प्लस ये भी सिमिलर वही हो जाएगा y1 मॉड स्क्वायर प्लस ऑन yn मॉड स्क्वायर, चूंकि इसके नीचे भी सम था ही नहीं वैल्यूज का, सो दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो 2 2 से कैंसिल होकर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो लेफ्ट साइड पे ये क्या है, असल में ये समेशन k फ्रॉम 1 to n x के y के मॉड है, अगर आप गौर करें तो। जी मैम। यस मैम। ठीक है, ओवर था ना, ओवर ये था समेशन k फ्रॉम 1 to n x k, तो चूंकि राइट साइड पे 1 है तो 1 के साथ ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, प्रूफ दे दिया। किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो, चलिए एग्जांपल 5 की तरफ आए। शो दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू n टाइम ऑफ दिस। इसमें कुछ भी नहीं किया, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जस्ट यूज किया, क्योंकि हमें आपको ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अब याद होनी चाहिए, लिख लिख के याद करें कि किस तरह से किसका स्क्वायर और किसका अंडर रूट है। ठीक है, ये है वी टेक yk इज इक्वल टू 1, yk को 1 ले लें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे समेशन k फ्रॉम 1 to n yk मॉड, सॉरी x पे yk 1 लिया हुआ है तो x के मॉड रह जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही बाकियों को? नो मैम, यस मैम नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट में चेक करते हैं। अच्छा, अब देखिए मेरी आवाज आ रही है। समेशन k फ्रॉम 1 to n into 1 होल रेज़्ड टू द पावर 1/2। जी मैम अब आ रही है। ठीक है, तो ये 1 जो है n टाइम अगर ऐड हो रहा है तो ये n हो जाएगा, n की पावर 1/2। बोलिए। जी मैम। जी मैम। ठीक है ना, ये पहली टर्म जो है वो तो एज इट इज है, जो सेकंड टर्म प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि y के 1 सेट किया हुआ है तो ये n आ जाएगा, क्योंकि 1 n टाइम ऐड हो रहा है और उसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट n आ गया, और ये जो एग्जांपल में प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका। मिनकोव्स्की इनइक्वालिटी की तरफ आए। लेट x एंड y बी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ Rn और Cn एज इन लेमा 2.5। तो 2.5 लेमा में जो Rn और या Cn के पॉइंट्स हैं वही जो n टुपल हैं, n टुपल अगर Rn के हैं तो इसका मतलब उसमें सारे कंपोनेंट R के एलिमेंट होंगे। अगर वो n टुपल Cn को बिलोंग करता होगा तो इसका मतलब उसके तमाम कंपोनेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, C को बिलोंग। और ये 2 पॉइंट n टुपल हैं वही जो लेमा 2.5 में है, लेकिन जो यहाँ पे इनइक्वालिटी वो क्या है, दो इनके कंपोनेंट्स की सम की है कि समेशन k फ्रॉम 1 to n x k प्लस y के मॉड स्क्वायर होल रेज़्ड टू द पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू समेशन to n x के मॉड स्क्वायर होल रेज़्ड टू द पावर 1/2 प्लस समेशन k फ्रॉम 1 to n y के मॉड
ठीक है, तो ये है, इस तरह से आप इनको सेपरेट कर सकते होते हैं। अगर वो पहली जो थी ना एग्जाम हुआ था, मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। नाम मैम आपकी आवाज कट रही है। चले मैं ना ये माइक लगाती हूँ, शायद इससे कुछ सुबह कोई कंप्लेंट नहीं है। सुबह मैंने क्लास ली है तो मैंने एक दो दफा पूछा भी उनसे कि आवाज क्लियर है, मैं कह रहे थे बिल्कुल क्लियर है। जी मैम। तो आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 3 में जो यूक्लिडियन मीट्रिक का प्रूफ दिया हुआ था ना M4, जो इन्होंने किया है सिंपली, तो नहीं आप प्रूफ कर सकते जैसे किया हुआ है। ठीक है, या तो ये मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, ये वाली जो भी आपको नजर आ रही है ना स्क्वायर रूट वाली, x के प्लस y के मॉड स्क्वायर होल रेज़्ड टू 1/, इसको यूज कर लें, तो या फिर वही तरीकाकार जो है मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, यानी किसी ना कोई आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना वहाँ पे, जो लेस देन इक्वल टू डायरेक्ट आप कहते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर ये किसी भी तरह के रियल नंबर्स हों तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सपोज आप ये दे दें, या फिर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो उसमें कोएफिशिएंट्स डिस्क्रिमिनेंट लेके इसको प्रूफ किया हुआ है ना, या वो यूज कर लें। मैम उसी को एक और तरीके से किया था, वो सेंड करो ग्रुप में। वो भी सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। लगे हैं समेशन k from 1 to n x k plus y k mod square is equal to summation k from 1 to n x k mod square plus 2 time summation k from 1 to n x k mod y k mod, ये आ जाएगा। तो x k mod into y k mod को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ x k y k, ठीक हो गया, प्लस समेशन k from 1 to n y k mod square। तो सेकंड जो टर्म है उसका स्क्वायर, जस्ट स्क्वायर को ओपन किया है, पहले स्क्वायर को ओपन किया हुआ है, बाद में समेशन अप्लाई कर दिया हुआ है, ये किया बस, और कुछ नहीं है इसमें। दिस कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो वही है, जो दरमियान वाली टर्म है ना 2 टाइम वाली, उस पर Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी अप्लाई की हुई है। ठीक है, सो बाय Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटीज वी कैन राइट दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम समेशन k from 1 to n x k mod square whole square root एंड समेशन k from 1 to n y k mod square whole square root। ठीक है, तो ये यहाँ पर Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी यूज करते हुए आपने जो ये वाला समेशन था x के y के मॉड का, इसको अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट की फॉर्म में जो था। सो दिस अगेन, अब अगर आप देखें ये क्या बन गया, पहली टर्म, ठीक है, प्लस 2 टाइम इन्हीं टर्म्स का देखें स्क्वायर रूट है। तो अगर आप ये देखें, ये टर्म जो है वो असल में क्या बन रही है, पहली टर्म का अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो आप ये इसको लिख सकते हैं समेशन k from 1 to n x के मोड स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस समेशन k from 1 to n y के मोड स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आप इसी रिजल्ट पे आ जाते हैं जो इसमें है। यस मैम। गौर कीजिए। तो इनइक्वालिटी, तो स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे, ठीक हो गया। तो चूंकि आपने स्क्वायर रूट के बगैर टर्म जो है वो लेके इसको प्रूफ करना शुरू किया था, स्क्वायर रूट लेने से वही जो चीज जो आपने प्रूफ करनी थी मिन्कोस्की इनइक्वालिटी में प्रूफ हो जाती है। ये एग्जांपल 6 जो है करना चाहें आप कर लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल 7 में आ जाए, लेट डी, मतलब असल में ये जो है ना एग्जांपल 6 जो है कोई इतना काम नहीं है, जब भी आप में से कोई करना चाहे फारग टाइम पे कर सकता है। एक डी मीट्रिक ली गई है Rn क्रॉस Rn टू R, ये डेफिनेशन दे दी इसकी, ठीक है, इसको प्रूव करना है असल में कि ये मीट्रिक है। वी प्रूव दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स, जैसे मीट्रिक की बाकी चीजें आपने प्रूव की हैं इनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि वहां पर जो आपने एग्जाम्पल 3 में जो यूक्लिडियन मीट्रिक है ये देख लीजिए, अगर n इज इक्वल टू 2 ले लें, इसी में एग्जाम्पल 6 में n इज इक्वल टू 2 ले लें, तो ये वही यूक्लिडियन मीट्रिक नहीं बन जाती R स्क्वायर की। जी मैम।
x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये यूक्लिडियन मेट्रिक की है ना। तो देखें इसको भी प्रूव करने के लिए ये मिन्कोस्की इनइक्वालिटी ही यूज की हुई है, M4 जो है dxz, मतलब जो फोर्थ एक्सियम है मेट्रिक की। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यही कहा कि आप वो इस तरह से यहाँ कर सकते हैं अगर आपको मिन्कोस्की इनइक्वालिटी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं इसको। तो ये वो है, और ये किसके लिए प्रूफ किया हुआ है, Rn के लिए। ठीक है, तो यहाँ वहाँ आप दो एलिमेंट्स लेते थे, यहाँ पर क्या है n एलिमेंट्स हैं। n एलिमेंट्स को का जब M4 अप्लाई करेंगे तो इस रिजल्ट पे आ जाएंगे, और फिर इसमें मिन्कोस्की इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो जो है ट्रायंगुलर इक्वालिटी जो है वो प्रूफ हो जाती है। Hence R and D is a metric space called Euclidean n space. When n is equal to R square, D is the plane with usual metric. ये जो example 3.1 में नजर आ रहा है। The reader may verify that D1 and D2 defined by अच्छा, यहाँ पर वही चीज है कि जो आपने D1 और D2 मीट्रिक उसी एग्जाम्पल नंबर 3 में ली हुई है ना, जिसमें आपने दो के लिए किया था कि D1 XY क्या था, x1 माइनस y1 मॉड प्लस x2 माइनस y2 मॉड। अगर इसी को एक्सटेंड कर देते हैं n तक, आपसे बात की थी कि आप इसको भी मेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। मैंने कहा तो था, वैसे कीजिए, कोई हो तो आप इसमें से इससे रिलेटेड पूछ लें। चलें ठीक है, नहीं किया तो आप अभी ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में आए। एग्जाम्पल 7 में डी सी एन क्रॉस सी एन टू वही है, उसी तरीके से जो पीछे अभी आपने किया है एग्जाम्पल 6 में। वहाँ जस्ट आर एन क्रॉस आर एन था, यहाँ सी एन क्रॉस सी एन है, तो कुछ भी फर्क नहीं है इसमें, नई कोई भी चीज़ प्रूफ करने वाली नहीं होगी। सेम सिमिलर पैटर्न जो एग्जाम्पल 6 का है उसी पे इसको प्रूफ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्यों? वजह यह है कि एग्जाम्पल 6 में क्या यूज हो रहा है, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। और ये जो मिन्कोस्की इनइक्वालिटी है ये किस किस के लिए है, फॉर एनी टू पॉइंट्स ऑफ आर एन और सी एन। ठीक है, तो आर एन के पॉइंट्स हो या सी एन के पॉइंट्स हो, दोनों के लिए प्रूफ हो जाती है, ये प्रूफ हो सकती है, या यूज की जा सकती है। इसी तरह से ये जो मिन्कोस्की इनइक्वालिटी को यूज करने के लिए जो आपने यूज की है वो कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज की है। तो कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में भी ये जो पॉइंट्स हैं ये आर एन या सी एन में से किसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह से मिन्कोस्की इनइक्वालिटी भी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। सिमिलरली ये जो एग्जांपल जो 7 है, ये आप इसमें उसको इस इनइक्वालिटी को यूज करके आप इसको प्रूफ, वही सारे स्टेप्स होंगे, कोई नई चीज नहीं है। ओके, एग्जांपल 8 में आ जाए। लेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैलिड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, आप ये देख लें, जैसे ए बी आपको पता है इंटरवल्स जो होते हैं वो ओपन हो, क्लोज हो या हाफ ओपन क्लोज हो, किसी तरह के भी इंटरवल्स जो हैं वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होते हैं, आर के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी इंटरवल जो है वो आर सेट ऑफ रियल नंबर्स या रियल लाइन का एक सबसेट होता है। अब एक्स में सारे के सारे कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शंस हैं। फंक्शंस आपको पता है ज़रूरी नहीं होता है कि रियल वैलिड ही हों। ठीक है, कौन से फंक्शंस रियल वैलिड होती हैं, जिनकी फंक्शनल वैल्यू रियल नंबर्स हों। ठीक है, मतलब या यूँ कह लें कि को डोमेन में सेट जो है वो रियल नंबर्स का सेट हो, या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, या सेट ऑफ रियल नंबर हो, कुछ भी हो, यानी को डोमेन आपकी कोई कॉम्प्लेक्स या कुछ और ना हो। ठीक हो गया, तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। अब कंटिन्यूस कौन से होंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूस, जैसे ही आप उनका ग्राफ ड्रा करें, आपको उसका ग्राफ without lifting your pencil you can draw the graph of the function, that function is called continuous function। तो जितने भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शंस बन सकते हैं किस पर, इस क्लोज इंटरवल ए बी पर, वो सारे के सारे इकट्ठे किए हुए हैं एक्स में। अब एक्स पर जो डिस्टेंस फंक्शन या चूंकि एक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन है वो ये डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। To show that D is a metric on X, we will prove the following axioms। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इन पर जो है वो मीट्रिक किस तरह से डिफाइन की गई है। मैं यूं करती हूँ,
ठीक है। तो ये रियल लाइन है, तो अच्छा ये प्लेन भी हो सकता है, पूरा प्लेन पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरवल की, वो पूरा ये वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है पूरा पॉजिटिव हो। तो मैं अगर मैं इसको कह देती हूँ कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा कौन सा, ए से बी का। लेकिन ये ए जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बहरहाल ए और बी ये एक इंटरवल है, इसको डोमेन लेते हुए जितने भी तो कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस बन सकते हैं। सपोज हम कह देते हैं कि ये जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इन दो कंटिन्यूस फंक्शन के सपोज कर लेंगे ये फंक्शन एक्स है, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्पेस है उसके पॉइंट्स को आमतौर पर एक्स वाई से डिनोट करते हैं। यूजुअली तो आप फंक्शन को एफ जी एच वगैरह से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि स्पेस मैट्रिक्स स्पेस के पॉइंट्स को आमतौर पर एक्स वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक्स वाई ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ अंडरस्टूड है कि ये दोनों फंक्शन हैं, एक्स भी एक फंक्शन है, वाई भी एक फंक्शन है। एक्स कहाँ से कहाँ फंक्शन है, बोलिए, एक्स इज अ फंक्शन, बोलिए ना, डिफाइंड ऑन किस पे डिफाइंड है ये फंक्शन, क्लोज इंटरवल पर। हाँ जी, क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है ना। तो मतलब ये जो फंक्शन जो है ये ए बी टू, और ये क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये होगा अच्छा, ये जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी टू आर है, इसकी डोमेन आर है, और जाहिर सी बात है डोमेन जो है वो इसकी सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी है और रेंज इसकी आर है, रेंज या को डोमेन। लेकिन ये जो इंटरवल है ये भी आर का ही एक सबसेट है। वाई भी इसी तरह से ए बी से आर पर एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इनके दरमियान जो मीट्रिक है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे। मीट्रिक इनके दरमियान इस तरह से डिफाइन की गई है, आप चेक कीजिएगा कि मिनिमम के साथ ये मीट्रिक प्रूफ हो जाएगी। मिनिमम के साथ जैसे वहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसको आप मिनिमम करके देखें तो क्या वो सारी जो है मीट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो क्या है जी, एक्स वाई अब इनके दरमियान तो कई सारा फंक्शन जिसमें डिस्टेंस है ना, ये देखें एक्स जो है वो ए से लेके बी तक के तमाम पॉइंट्स पर डिफाइंड है, वाई भी ए से लेके बी तक के तमाम पॉइंट्स के दरमियान पर डिफाइंड है। इन दोनों का आपस का डिस्टेंस जो ये भी है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी आप डिस्टेंस इन दोनों का ले सकते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ये भी ले सकते हैं, ये सारे डिस्टेंस भी है ना। लेकिन आप इनको जब आपने डिफाइन करना है इनके दरमियान, ये तो पॉइंट्स का पॉइंट पर है, यानी यहाँ पर पॉइंट सपोज इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ये a+5 पॉइंट है, a+5 पॉइंट पर x ये है और y ये है, ठीक है, इनका आपस का डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो लेकिन आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा नजर आ रहा है, ये पर नजर आ रहा है ना इस वक्त। जी मैम। इस वक्त जो है सपोज ये जो है आपके पास एक्स ऑफ ए है, एक्स ऑफ बी है, और ये वाई ऑफ बी है। इस वक्त अगर मैं इन्हीं के दरमियान लाइन ड्रा करती हूँ तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है। तो दिस इज द मैट्रिक्स बिटवीन एक्स एंड वाई। So distance between x and y, where x and y are continuous real valued function, is maximum of अच्छा चले आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैक्सिमम ऑफ क्या है, किस किस का मैक्सिमम है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ x ऑफ
चूंकि एक्स फंक्शन है ये किसी ना किसी नंबर पॉइंट पर डिफाइन होगा, हम कह देते हैं एक्स ऑफ टी ये सपोज कर लिया माइनस वाई ऑफ टी और ये मॉड। सच दैट टी किसको बिलोंग कर रहा है? ए बी। बिल्कुल क्लोज इंटरवल ए बी। सो टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये अच्छा, अब अगर x ये है y ये है, तो इस तरह के तमाम फंक्शंस को सी ए बी से डिनोट किया हुआ है। सी ये अब आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, जब भी आप कहें क्लोज इंटरवल ए बी पर तमाम कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन है तो उस स्पेस को बोलते हैं सी ए बी। सी ए बी एक सेट है जिस पर ये वाली मीट्रिक डिफाइन है, क्योंकि सी ए बी क्या है बोलिए, इसको फंक्शन स्पेस भी बोलते हैं, इज अ फंक्शन स्पेस। अब जब भी आप इसको कहेंगे फंक्शन स्पेस मीन स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये है फंक्शन स्पेस। अब देखें इस फंक्शन स्पेस में कोई और कंटिन्यूस फंक्शन सपोज आप ले लेते हैं, मसलन मैं इस पर एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो इस तरह से ले लेती हूँ, ये ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज z का। ये जो z भी एक फंक्शन है, z में और x पर एक फंक्शन x है एक z है, इन दोनों के दरमियान अगर मीट्रिक लेनी होगी तो डेफिनेशन तो यही यूज होगी ना, मैक्सिमम ऑफ x ऑफ t माइनस z ऑफ t मॉड। तो कहाँ पर इस वक्त ये मैक्सिमम है, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट मैं कह देती हूँ ये पॉइंट c है, तो इस c पर इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम है, ये है dxz। ठीक है, क्या हो जाएगा मैक्सिमम x ऑफ t माइनस z ऑफ t मॉड वेयर t बिलोंग्स टू ए बी। और इस वक्त जो t है किस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट c है, तो ये c पॉइंट पर इस वक्त इनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। डिफरेंस का जो मैक्सिमम होता है ना वो डिस्टेंस है। तो अब देखें मैक्सिमम के लिए तो अभी हम देख लेंगे ये सारी इनक्वालिटीज जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन आपने देखना ऐसा स्टूडेंट जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है अगर तो आप दोबारा इसी जो है ना आईडी से आप दोबारा ज्वाइन कर लें। मैक्सिमम के अलावा अगर यहाँ हो मिनिमम तो आपने चेक करना है क्या है वो भी मीट्रिक की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसकी तरफ, बुक ओपन कर लेते हैं जी। तो ये थी एक्चुअली लेट एग्जांपल 8 में लेट x डिनोट द सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस रियल वैलिड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b, define d x cross x to r by dxy is equal to maximum of x of t minus y of t mod where t belongs to close interval ab for all xy belonging to x. To show that d is a metric, to say that the elements x, y, z of x are continuous real valued functions defined on the closed interval ab by a property of such functions, each attains its maximum on some points of ab. हमें पता है ये जो कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शंस होते हैं ये अपनी मैक्सिमम पॉइंट फंक्शंस की इसका ये एक थ्योरम है जो यूज किया जा रहा है क्या कि कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी मैक्सिमम अचीव करते हैं। फंक्शन एनालिसिस में भी है, इसको भी शायद हम प्रूफ कर लें अगर ये हमारे आता है, अगले लेकिन आएगा ये थोड़े अगले नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक ये आएगा थ्योरम। ठीक है, तो कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन चूंकि इसकी मैक्सिमम अचीव करते हैं लिहाजा फर्स्ट जो है उसमें तो कोई वो नहीं रहती डी एक्स वाई मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी टी बिलोंग्स टू दिस। सपोज कर लिया ये क्लोज इंटरवल ए बी पर कोई पॉइंट के दरमियान कोई पॉइंट टी नॉट है। अच्छा, ये टी नॉट ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, दरमियान में भी कोई पॉइंट हो सकता है। सपोज कर लिया ये टी नॉट है जिस पर ये मैक्सिमम अचीव करते हैं एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, तो लिहाजा उसको क्या कह देंगे एक्स ऑफ टी नॉट माइनस वाई ऑफ टी नॉट मॉड। ये बात समझ आई आपको? जी मैम।
जैसे अभी हमने एक ग्राफ ड्रा किया था, उसमें एक्स और वाई जो है वो बी पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा था उनका डिफरेंस, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस बी पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर टी नॉट बी है उस वक्त, उसमें उसमें तो लिहाजा अगर है, चूंकि ये होता है कि कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शंस में के जो है वो अपने मैक्सिमम अटेन कर लेते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि और वो भी क्लोज इंटरवल पर है। देखें, ठीक है, तो लाजमी आपको ये टी नॉट पॉइंट मिल जाएगा। लिहाजा मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी नॉट माइनस वाई ऑफ टी नॉट मॉड। और चूंकि ये मॉडुलस वैल्यू है, जब आप टी नॉट पर एक्स को अप्लाई करेंगे ये एक रियल नंबर आएगा ना, टी नॉट पर वाई को अप्लाई करते हैं ये भी एक रियल नंबर आएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, जी मैम। रियल वैलिड फंक्शंस हैं। तो इनका ये एक रियल नंबर होगा, और ये रियल नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव मतलब जीरो होगा। सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड में देख लें, ये मैक्सिमम एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड है, ठीक है। अगर आप इसको जीरो ले लेते हैं, अगर मैक्सिमम ही जीरो हो जाता है तो दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो भी जीरो होगा। डी एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड, ये जीरो है। ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड जीरो हो जाए, मैक्सिमम जीरो हो गया ना, फॉर ऑल टी ग्रेटर जी देन मैम। बिलोंग्स टू दिस। तो इसका मतलब तमाम मैक्सिमम ही तो बस सारे फिर जीरो, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, सारे एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड जीरो हो जाएंगे ना। तो ये उसी वक्त ही जी पॉसिबल मैम। है, मैक्सिमम जीरो सारे जीरो, वो जीरो हो जाए तो फिर इसका मतलब कि इज जीरो इज इफ एंड ओनली इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। जब दो यस। फंक्शन, हाँ जी, जब दो फंक्शन का इमेज सेम हो जाए हर पॉइंट पर, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन सेम है। सो व्हेन टू फंक्शंस आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ देयर इमेजेस आर सेम एट एवरी पॉइंट। सो चूंकि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी आ गया फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब हम कह सकते हैं फंक्शन एक्स जो है वो फंक्शन वाई के इक्वल है, ठीक है। तो दूसरी सूरत में जो हमने पॉइंट प्रूफ करने होते हैं कि अगर डिस्टेंस दोनों पॉइंट का जीरो है तो पॉइंट सेम है, तो ये देखो पॉइंट सेम आ गया। और ये यहाँ पर ही चूंकि इफ एंड ओनली फॉर है, इसलिए आपको सेपरेट कन्वर्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। M3 में आ जाए। M3 में क्या है कि हाँ जी, M3 में आप जस्ट चूंकि मॉडुलस वैल्यू का मैक्सिमम है, इनको आगे पीछे कर लें तो वो जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। M4 में देखें डी एक्स जी, मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी मॉड वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है, ये डेफिनेशन है इसकी। सपोज कर लिया कि क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान कोई पॉइंट टी डैश, या जैसे पहले टी नॉट लिखा था टी नॉट भी लिख सकते हैं, तो कोई पॉइंट इन पर इनके दरमियान ऐसा है जिस पर इसकी मैक्सिमम जो है वो अचीव हो जाता है, लिहाजा उसको नाम वो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ऑफ टी डैश माइनस वाई जी ऑफ टी डैश मॉड। ये बात समझ आई आपको? जी मैम, हो गया क्लियर। हो गया। एंड और चूंकि x ऑफ टी डैश रियल नंबर है, z ऑफ टी डैश एक रियल नंबर है, और y अगर एक फंक्शन हो तो y ऑफ टी डैश भी एक रियल नंबर ही होगा ना। तो y ऑफ टी डैश को माइनस कर दिया और प्लस कर दिया, और फिर इनके जो थे मॉडल्स वैल्यू सेपरेट कर दी। सेपरेट करने से इनइक्वालिटी आ जाएगी, और दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x ऑफ टी माइनस y ऑफ टी मॉड t बिलोंग्स टू दिस प्लस मैक्सिमम ऑफ y of t minus z of t mod t belongs to this, ठीक है। ये सेपरेट उनकी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेस देन इक्वल टू दिस के, तो ये हर नंबर जो है ये रियल नंबर्स ही है ना, रियल नंबर्स का मॉडुलस वैल्यू ये इनके मैक्सिमम से भी लेस रहेगी फॉर ऑल t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो चूंकि मैक्सिमम तो मैक्सिमम होता है, बाकी तमाम वैल्यूज जो है उस मैक्सिमम से लेस रहेंगी, तो यहाँ फिर इनइक्वालिटी के साथ आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी वाई जी, ठीक है। तो ये M4 भी सेटिस्फाई हो गई। दिस मीट्रिक ऑन X इज कॉल्ड सुप्रीमम और यूनिफॉर्म मीट्रिक। दिस मीट्रिक इज डिनोटेड बाय CAB। दिस इज अ फंक्शन स्पेस बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर फंक्शन। तो जब भी आपको CAB कहीं लिखा नजर आएगा तो आपको ये अब पता होना चाहिए दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन। हो गया। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको ये CAB नजर आए, स्पेस CAB, इट मीन स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन। यही स्पेस है। लेट x बी द सेम सेट एज इन एग्जांपल 8,
डिफाइन D1 एक और मीट्रिक डिफाइन की गई इस पर x क्रॉस x2 r बाय D1 xy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b x of t minus y of t mod dt। पहले किसके साथ है? मैक्सिमम ऑफ x of t minus y of t के साथ है। अब क्या है? इंटीग्रेशन a to b। तो जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन की और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ये क्या देती है आपको? अंडर एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब ठीक, इसका मतलब कि x ऑफ t माइनस y ऑफ t मॉड जो भी एक फंक्शन होगा इसके नीचे का एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एरिया का मतलब यही है कि आपको वही कि वो डिस्टेंस ही इन दोनों के दरमियान आ जाएगा ना एक्चुअली, x ऑफ t माइनस y ऑफ t मॉड यस मैम। अगर आप करते हैं तो उसको इस तरह से भी एक नई मीट्रिक भी डिफाइन की जा सकती है इसी सब फंक्शन स्पेस पर, विच इज कॉल्ड D1 से इसको डिनोट किया गया है। आप जैसे चाहें इसको डिनोट कर लें। सो इसको भी आप देख लीजिए यहाँ पर D1 xy ग्रेटर देन 0 सिंस द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि x ऑफ t माइनस y ऑफ t मॉड इज इक्वल टू x ऑफ x माइनस y ऑफ t मॉड यूं लिख सकते हैं ना इसको। तो और चूंकि ये नॉन नेगेटिव है लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन भी नॉन नेगेटिव ही रहेगी। क्या ख्याल है? जी मैम। लेकिन ए और बी नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना। इसको करना क्या होता है भला? आपने x ऑफ t माइनस y ऑफ t किया, दो फंक्शन है उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? ये जैसे नीचे लिखा हुआ है x माइनस y ऑफ t, मतलब कंबाइन करके कर लें। ठीक है, अब जब आप इसको कर लेते हैं, सपोज दो फंक्शन है उनकी सब्ट्रैक्शन करनी आपको आती है, कर ली, उसकी मॉडुलस वैल्यू है, उसको t के रिस्पेक्ट आपने उसको इंटीग्रेट भी कर दिया है। इंटीग्रेट करने के बाद आपने a और b पुट करने हैं। a और b अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो b फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, हो सकती है, जरूरी नहीं है। ये जी तो मैम। फंक्शन की डेफिनेशन में पुट करके कई दफा ये ऐसा होता है, रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है, कई दफा पॉजिटिव आ जाता है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ए और बी नेगेटिव है, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि जब आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर जो है वो आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। लेकिन मॉड उसको फिर पॉजिटिव कर देगा, हमेशा ये नॉन नेगेटिव रहेगा। तो M1 सेटिस्फाई हो जाती है। M2 देख लें, M2 देखें। ठीक है, D1 xy इंटीग्रेशन जो है 0 ली हुई है। ये इंटीग्रेशन आपको पता है 0 है, तो इसका मतलब ये उसी वक्त ही पॉसिबल है जब आपका इंटीग्रैंड 0 हो जाए। वैसे तो नहीं होता, वैसे तो कांस्टेंट टर्म आ जाती है ना कोई ना कोई। जी मैम। ठीक है, तो ये मतलब एरिया 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो जिसका एरिया, फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना था वो 0 है। इट मीन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ x माइनस वाई, दैट इज if ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू दैट इज x इज इक्वल टू y। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया। M3 देख लें, उसमें भी आप आगे पीछे कर लें, नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव रहेगा। M4 ले लें, वी हैव x of t minus z of t mod is less than equal to x of t minus y of t mod plus y of t minus z of t mod। ये तो आपको पता है ना, y of t एक रियल नंबर है, आपने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इनइक्वालिटी के साथ ये आ जाएगा, सेपरेट मॉड करेंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। इंटीग्रेट ओवर ए बी, वी हैव x of t minus z of t mod dt की इंटीग्रेशन की, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू दिस। ऊपर एक इनइक्वालिटी थी ना, x ऑफ t माइनस z ऑफ t में आपने क्या किया है, y ऑफ t को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके मॉड सेपरेट कर दिया, उसी पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, D1 xc इज लेस देन इक्वल टू D1 xy प्लस D1 yc। और आपको पता है कि आप ये चूंकि इंटीग्रेशन रियल वो होता है ना, क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। ये लीनियर ऑपरेटर है ना, इसलिए जब भी दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो ये क्या कर देता है, उनको अलग-अलग, उन दोनों ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, ये दोनों पर सब अलग-अलग अप्लाई हो जाता है इंटीग्रेशन जो है। इसकी ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से बेशुमार फंक्शंस आप इसी वजह से इजीली प्रूफ कर लेते हैं।
thus D1 is also a metric on the set of all continuous real valued functions defined on AB. ठीक है, तो ये है, तो अभी ये फंक्शन स्पेस, लेकिन इस फंक्शन स्पेस पर दो तरह की मीट्रिक आप जान चुके हैं। आपने ये चेक करना है, पीछे शायद मैंने आपसे कहा कि मिनिमम के साथ चेक कीजिए, पीछे वाली जो है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 10 देख लें, पढ़िए इसको। मैम बस करते हैं। क्या हो गया, कल छुट्टी नहीं करनी? 23 मार्च की छुट्टी करनी कि नहीं, फिर बता दे। करनी है मैम। करनी है। तो फिर ये एग्जाम्पल करना है। ये 10 एग्जाम्पल थोड़ी और तरह की है, ये नेक्स्ट में कर लेंगे। जी मैम। अच्छा चलें, ठीक है, सही है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपना ख्याल रखें, आपकी क्लास शुरू होने वाली होगी। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।